Hey Xiangwang family, welcome back. Let's start our new chapter. वांग जी ने जब सिंसियरली विंग से माफी मांगी तब विंग ने भी अपने ओमेगा के एफर्ट्स को देखकर वांग जी को आसानी से माफ कर दिया। उसके बाद वांग जी ने अपनी तरफ से इतनी प्रिपरेशन की थी, इतना गोल्डन चांस लगा था विंग के हाथ में, तो वो इस चांस को कैसे गवा सकता था। फाइनली उसने अपने ओमेगा को एक खूबसूरत और प्यारी नाइट एज कंपनसेशन दी थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसा कि विंग चाहता था, वांग जी के फेस पर वो लास्ट नाइट का इफेक्ट अभी भी उसे नजर आ रहा था। वो दोनों भी फिलहाल कार में थे। विंग कार ड्राइव कर रहा था, वही वांग जी साइड की सीट पर बैठे अपने हेड को डाउन किए, बिल्कुल शांत अपने फिंगर्स से प्ले कर रहा था। उसका पूरा फेस ब्लश की वजह से रेड हो चुका था। एग्जैक्टली यही तो विंग देखना चाहता था। लास्ट नाइट की हर एक मेमोरी उसके ओमेगा के दिमाग में है और उसी को सोचकर वो इतनी बुरी तरीके से ब्लश कर रहा है। उसे वो सब कुछ याद है जो उसके अल्फा ने उसके साथ किया। विंग का हर एक टच, उसका हर एक वर्ड, उसकी छोटी सी छोटी एक्टिविटी इस बार सिर्फ उसके बॉडी पर ही नहीं बल्कि उसके फेस पर भी नजर आ रही है। फर्स्ट टाइम जब उन दोनों में ये सब कुछ हुआ था तब वांग जी की बॉडी पर विंग के बहुत सारे मार्क्स थे, पर उसके माइंड में उसकी एक भी याद नहीं थी। पर इस बार वांग जी की बॉडी पर भले ही मार्क्स कम थे, पर उसके जहन में वो सारी यादें 100% है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बार उन दोनों की बॉडी पर उनका मेटिंग मार्क है। फाइनली आज उसके ओमेगा के बॉडी से उसकी भी फ्रेग्रेंस आ रही है और अब उसके ओमेगा को कोई भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि अब विंग के वो स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड फेरोमोन्स वांग जी को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अदर अल्फा अब वांग जी के करीब नहीं आ सकते, और अगर आए तो उन्हें वांग जी की बॉडी से बस उसकी सैंडलवुड सॉफ्ट ओमेगा फ्रेग्रेंस नहीं आएगी, बल्कि उसके साथ लोटस की वो स्वीट बट एट सेम टाइम स्पाइसी एंड डोमिनेटेड स्मेल भी आएगी, जिससे बाकी के अल्फाज को प्रॉब्लम होगा और वो वांग जी को टच नहीं कर पाएंगे। वही विंग, उसके पास भी अब कोई भी ओमेगा नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें भी अब वांग जी की फ्रेग्रेंस मिक्स हो चुकी है। इस बात का जितना सुकून विंग के फेस पर था उतना ही वांग जी के फेस पर भी था। वो भी फिलहाल यही सोच रहा था कि अब उसके करीब कोई भी नहीं आ सकता सिवाय उसके अल्फा के, और वो एग्जैक्टली यही तो चाहता था। उसने लास्ट नाइट विंग की वो केयरिंग और सेम टाइम पर उसके अल्फा की वो डोमिनेटेड साइड भी देखी। कल जाकर वांग जी ने विंग और उसके अल्फा का रियल फेस देखा। उसका अल्फा जितना बीस्ट बेड पर है उतना ही सॉफ्ट विंग का बिहेवियर है वांग जी के साथ। कल रात भर उसके अल्फा ने उसे बहुत तंग किया, लेकिन उसके बाद उसके अल्फा ने उसकी उतनी ही ज्यादा केयर भी की। एंड मोस्ट प्रीशियस मोमेंट लास्ट नाइट का, जब वांग जी ने पहले विंग को और बाद में विंग ने वांग जी को मार्क किया, वो पल वांग जी के लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था, जिसे वांग जी कभी नहीं भूल सकता। वांग जी सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि विंग ने उस नाइट उसे मार्क नहीं किया, क्योंकि वांग जी इतना प्रीशियस मोमेंट अगर भूल जाता तो शायद वो हमेशा अपनी लाइफ में एक एम्प्टीनेस फील करते रहता। खैर, फिलहाल वो दोनों भी अपने अपने माइंड में एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे, और आज इस सोच में पॉजिटिव थिंकिंग थी। कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, बस एक हैप्पीनेस और लास्ट नाइट की वो ब्यूटीफुल मेमोरीज। फाइनली वो दोनों भी एक कंफर्टेबल साइलेंट के साथ अपनी जर्नी को खत्म करते हैं और विंग कार को मेंशन के सामने पार्क करता है। विंग पहले खुद कार से नीचे उतरता है, उसके बाद वो अपने ओमेगा के साइड में जाकर डोर ओपन करके वांग जी को अपनी बाहों में कैरी करता है, क्योंकि वांग जी की हालत उसने चलने लायक तो नहीं छोड़ी थी। वांग जी जिसने अपने फेस को पूरी तरीके से विंग की
नेक में छुपा लिया था। वो बहुत बुरी तरीके से अभी भी ब्लश कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि बहुत सारे गार्ड्स इस मैंशन के बाहर है और अंदर बहुत सारे मेड से शायद अंदर जियांग गगल भी होंगे, और अगर वो इन दोनों को ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। यही सोचकर वांगजी और भी ज्यादा ब्लश कर रहा था, पर वो विंग से ये भी नहीं बोल रहा था कि उसे उतार दे क्योंकि वो खुद भी जानता था कि चलने लायक हालत उसकी नहीं है। तो वो बस अपने आईज को टाइटली क्लोज किए, विंग के क्लोथ्स पर अपनी ग्रिप को टाइट करते हुए अपने फेस को हाइड कर रहा था। वही सारे गार्ड्स जिन्होंने अपने बॉस को जब अपने ओमेगा को कैरी करते हुए अंदर लाते देखा तो उन्होंने अपनी नजरों को नीचे कर लिया, बट ऑब्वियसली स्माइल तो उनके भी फेस पर थी। विंग वांगजी को कैरी किए अभी स्टेयर्स के पास पहुंचा ही था तभी एक आवाज से वो रुक जाता है। जियांग चैंग जो फिलहाल ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था, वो एक नजर वांगजी की तरफ देखता है जो अपने फेस को हो सके उतना हाइड किए हुए था। वही बाद में वो विंग की तरफ देखता है जो एक सॉफ्ट स्माइल से अपने ओमेगा को ही देख रहा था, पर जियांग चैंग की वजह से विंग का ध्यान फिलहाल वांगजी से हटकर जियांग चैंग पर आ चुका था। चैंग टीजिंग वॉइस में कहता है, जस्ट मैं सोच ही रहा था कि सर्वेंट्स को बोलूं तुम दोनों को बुलाने के लिए, बट आई थिंक नाइट का मील इनफ था। आई एम श्योर फिलहाल तुम हंग्री नहीं होंगे, तो जाओ रेस्ट ही कर लो। आज ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा सब कुछ। विंग जब ये सुनता है उसके फेस की जो सॉफ्ट स्माइल थी वो थोड़ी चेंज हो चुकी थी। उसने अपने फेस को स्टिफ बना लिया था, बट उसके दोनों ईयर्स रेड हो चुके थे, और इस बात को कोई नोटिस करे ना करे जियांग चैंग ने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया था क्योंकि ऑब्वियसली ब्रदर था विंग उसका, बहुत पहले से वो दोनों साथ में थे, तो वो समझ चुका था कि फिलहाल विंग भी ब्लश कर रहा है। बट अल्फा है, वो स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा है, ऐसे ही दिखाएगा थोड़ी ना, इसीलिए ये कोल्ड बन के दिखा रहा है। वही वांगजी जिसने जियांग चैंग की जब बात सुनी उसने और भी ज्यादा अपने फेस को हाइड कर लिया था और वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसने कुछ सुना भी नहीं और वो यहाँ एग्जिस्ट भी नहीं करता। विंग वांगजी को कैरी नहीं किए, वो तो एक डॉल को कैरी किए लेके जा रहा है। वांगजी का फिलहाल बिल्कुल वैसा ही बिहेव था। विंग जो बस चैंग को एक लुक देता है और वो अपने कदम को आगे बढ़ाने ही वाला था तभी चैंग फिर से टीजिंग वॉइस में कहता है, अरे सुनो तो विंग, मुझे एक्चुअली क्या पूछना था ना, अभी तो मॉर्निंग है, आई एम श्योर ब्रेकफास्ट तो करके आया होगा। वो ब्रदर इन लॉ की हालत देखकर ही समझ में आ रहा है, बट माय मेन क्वेश्चन इज क्या तू लंच करेगा या फिर मैं सर्वेंट्स को बोल दूं कि तुझे डिस्टर्ब ही ना करे। विंग जो चैंग को एक लुक घूरता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, शट योर माउथ। चैंग जब ये सुनता है वो फिर से टीजिंगली बोलता है, हाँ हाँ, अब हमारी आवाजें कहाँ पसंद आएगी, अब तो बस ब्रदर इन लॉ की आवाज ही सुनने में तो इंटरेस्टेड होगा। ये सुनते ही वांगजी जो बस यहाँ से डिसअपियर होना चाहता था, वही विंग जो अब चैंग से कुछ बोलता ही नहीं और सीधा वांगजी को कैरी किए वहां से जल्दबाजी में भागने लगता है अपने रूम की तरफ, क्योंकि अब वो ये टीजिंग नहीं सह सकता। एक तो ऑलरेडी यहाँ बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं और चैंग की बातों को सुनकर और भी ज्यादा उन दोनों पर हंस रहे हैं। ऊपर से चैंग, उसका माइंड अलग ही डायरेक्शन में वर्क करता है। वैसे इस बार वो सही डायरेक्शन में वर्क कर रहा था, बट ये बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए विंग के पास फर्स्ट टाइम चैंग के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था और वो भागते हुए अपने रूम के पास आ चुका था। विंग रूम के डोर को किक मारकर ओपन करता है और बाद में अंदर जाते ही तुरंत वापस किक करके डोर क्लोज भी कर देता है। वो अंदर आता है और वांगजी को बेड पर सॉफ्टली लेटा देता है। वही वांगजी जिसका फेस जब विंग देखता है सच में उसे बहुत बुरी तरीके से हंसी आ रही थी, क्योंकि वांगजी पूरी तरीके से रेड हो चुका था। उसके ईयर्स, उसके नोज, उसकी चीक्स, इवन उसका नेक एरिया भी टोटली रेड था। उसकी आईज झुकी हुई थी और जैसे ही विंग ने उसे लेटाया था वो दूसरे ही पल ऑपोजिट डायरेक्शन में करवट लेकर लेट चुका था। अब तक विंग जो खुद चैंग की बातों से कहीं ना कहीं इफेक्ट हो चुका था और वो खुद भी रेड था,
वो अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वांग जी की शोल्डर पर हाथ रख के उसे अपनी तरफ टर्न कर देता है। वांग जी जो सीधा लेट चुका था बेड पर और वो अपनी आईज को विंग की आईज से चुरा रहा था। विंग जब ये देखता है वो वांग जी की साइड में लीन होता है और उसके फेस को प्यार से रब करते हुए डीप वॉइस में कहता है, वैसे तुमने आंसर नहीं दिया। ये सुनते ही वांग जी कंफ्यूज हो चुका था और वो विंग की आंखों में देखने लगा था। विंग टीजिंगली बोलता है, अरे वो चैंग ने पूछा ना नीचे हमें लंच करना है या फिर। ये सुनते ही वांग जी विंग की आगे की बात कंप्लीट नहीं होने देता और उसके माउथ को अपने एक हाथ से कवर कर देता है। वो अपने फेस को दूसरी साइड टर्न करता है और अपनी आईज को क्लोज कर लेता है। विंग जिसे सच में ये ओमेगा बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था, वो वांग जी के रिस्ट को पकड़ के उसे मतलब उसके हाथ को अपने माउथ से अलग करता है और उस हाथ पर सॉफ्टली किस करने के बाद वो एक नजर वांग जी की तरफ देखता है जो और भी ज्यादा रेड हो चुका था। वो एक स्माइल करता है और अचानक उसकी नजर वांग जी के नेक पर गई थी, क्योंकि फिलहाल वांग जी का फेस एक साइड को था तो विंग के सामने वांग जी की नेक विजिबल थी। विंग धीरे धीरे वांग जी के नेक के करीब झुकता है और वांग जी इसे फील कर चुका था। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां टाइटली कस ली थी और उसकी ब्रीदिंग भी हल्की सी हैवी हो चुकी थी। विंग वांग जी के नेक पर जो अल्फा मार्क था उस पर अपनी लिप्स को रखता है और उसे सॉफ्टली वहां किस करता है। उसके बाद अपनी टंग से हल्के से लीक करते हुए वांग जी से डीप वॉइस में क्वेश्चन करता है, माय ओमेगा, क्या ये अभी भी पेन कर रहा है? वांग जी जब ये सुनता है वो फिलहाल कुछ बोलने के कंडीशन में तो नहीं था, पर फिर भी थोड़ा हेजिटेटली बोलता है, नहीं नहीं ये ठीक है। विंग जब ये सुनता है वो सॉफ्ट स्माइल करता है और उसके बाद वांग जी के चीक पर भी सॉफ्ट किस करता है और उसके फेस को होल्ड करके अपनी तरफ करते हुए सॉफ्टली कहता है, रेस्ट करो। और हाँ, क्या तुम्हें चेंज करना है? मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी? वांग जी नोट करता है। विंग उठ जाता है और वो वांग जी के क्लोथ्स को निकालता है। वो कंफर्टेबल क्लोथ्स लाकर वांग जी को अपने ही सपोर्ट से बेड पर बिठा देता है और उसे एक लूज टी शर्ट पहना देता है। उसके बाद विंग जब वांग जी की लोअर उतारता है तब उसकी नजर वांग जी के लेग्स की तरफ जाती है। वांग जी के पूरे लेग्स पर भी विंग के बाइट मार्क्स बहुत ब्यूटीफुली शाइन कर रहे थे। वही वांग जी जब देखता है कि विंग रुक चुका है और वो कहाँ देख रहा है, वो तुरंत ही अपने आप को थोड़ा हाइड करने लगता है। विंग जो अपनी होश में आ चुका था वो एक स्माइल करता है और वांग जी को लूज पजामास पहनाते हुए उसकी तरफ देखते हुए टीजिंगली बोलता है, कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ देख चुका हूँ। पर हाँ, एक बात है, जितनी भी बार देखता हूँ हर बार कम ही लगता है। ये बोलकर वो एक विंक करता है। वही वांग जी जो तुरंत ही विंग को अपने आप से दूर पुश करता है और अपने ब्लशिंग फेस को हाइड करते हुए कहता है, जाकर फ्रेश हो जाइए, मुझे नींद आ रही है। इतना बोलकर वो सीधा बेड पर लेट जाता है और पूरे कंबल को अपने हेड तक कवर कर लेता है। विंग जो स्माइल करने लगा था। फाइनली उन दोनों की एक हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी और इस बार ये लाइफ फुल्ली कंप्लीट थी। उनकी शादी को लगभग 16 डे कंप्लीट हो चुके थे और आज वो दोनों फिजिकली भी पूरी तरीके से एक दूसरे के दिल से एक दूसरे के हो चुके थे। 16-17 दिनों का ये नया सफर उनके लिए थोड़ा स्टार्टिंग को टफ था, बट फाइनली अब ये स्मूथली स्टार्ट हो चुका था। विंग और वांग जी दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एक दूसरे की हर बात को वो समझते थे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब वांग जी विंग पर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रखता था। इवन अब वांग जी विंग को अपने लाइफ की छोटी से छोटी बात बताता था बिना किसी हेजिटेशन के, बिना इस डर के कि उसका अल्फा उस पर ट्रस्ट करेगा या नहीं। वही विंग भी वांग जी के इस बर्ताव से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। अब उसे अपने ओमेगा की खबर रखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती थी क्योंकि उसका ओमेगा हर चीज़ उसे आकर बताता था बिना किसी हेजिटेशन के। अब वांग जी विंग के सामने ना सिर्फ अपनी सारी बातें बोल पाता था बल्कि
जो भी उसे चाहिए होता है वो विंग को वो हक से मांग भी लेता था। जहाँ एक तरफ उनकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली स्पेंड हो रही थी, वही दूसरी तरफ वेडिंग के सेकेंड मंथ एनिवर्सरी पर विंग, वांगजी और जियांग चैंग तीनों को भी एक मैसेज रिसीव होता है। जब वो तीनों ये पता चला कि जियांग फेंगमियान जो फिलहाल अपनी आखिरी कुछ दिन बिता रहे हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं। विंग जब ये सुनता है वो तुरंत एक नज़र चैंग की तरफ देखता है जो फिलहाल शांति से टेबल पर अपनी नज़रों को नीचे झुकाए बैठा हुआ था। विंग चैंग के हाथ पर हाथ रखता है और जैसे ही चैंग विंग की तरफ देखता है, विंग चल एक बार मिल के आते हैं। चैंग भी नोट करता है और नेक्स्ट डे विंग, वांगजी और चैंग तीनों भी जियांग फेंगमियान से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। वो प्लेस बहुत ज़्यादा डार्क थी, साथ ही बहुत ज़्यादा डरावनी भी। वांगजी जो थोड़ा डर चुका था उसने विंग के हाथ को टाइटली होल्ड कर लिया था। विंग जो वांगजी को अपने करीब खींच के उसे स्ट्रांगली होल्ड करता है और फाइनली वो तीनों भी जियांग फेंगमियान के पास पहुंच चुके थे जो एक छोटे से रूम में बेड पर लेटे हुए थे। जैसा कि वांगजी सोच भी नहीं सकता था, नज़ारा उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। इतना डेंजर कि वांगजी विंग के पीछे छुप चुका था। जियांग फेंगमियान के विंग की ऑर्डर पर दोनों हाथ पांव काट दिए गए थे और वो वैसे ही बेड पर पड़े थे। फिलहाल विंग ने ऑर्डर दे दिया था क्योंकि ऑब्वियसली वो मिलने जाने वाले थे तो उनके वॉर्म्स को थोड़ा बहुत ट्रीट कर दिया गया था, वरना उन्हें अब तक टॉर्चर ही मिला था जिस वजह से उनकी हालत वर्स्ट हो चुकी थी। बट फिलहाल बैंडेजेस की वजह से उनका आधा फेस तो कवर था और बाकी बॉडी पर शीट थी जिस वजह से कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। जियांग फेंगमियान जब अपने आसपास हलचल फील करते हैं तो वो अपनी हेड को दूसरी साइड करके विंग, वांगजी और चैंग की तरफ एक नज़र डालते हैं। जियांग फेंगमियान का हाल बहुत ज़्यादा बुरा था और उन्हें देखकर ही समझ में आ सकता था कि वो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जियांग फेंगमियान अपनी गिल्टी, ब्रेकिंग और क्रिपी वॉइस में कहते हैं, मुझे तुम तीनों माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं और उन सारी गलतियों के लिए मैं पछता रहा हूँ। इतना बोलकर वो डीप ब्रीथ लेने लगते हैं। ऑब्वियसली उन्हें बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी पर फिर भी वो अपने बोलने को कंटिन्यू रखते हैं और वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांगजी बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मुझे उसकी सज़ा भी मिल गई है। अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांगजी जो विंग के पीछे छुपा हुआ था और अपने हेड को साइड से निकाल के जियांग फेंगमियान की तरफ देख रहा था, वो अपनी नज़रें जियांग फेंगमियान से हटा लेता है। विंग जो वांगजी की तरफ ही देख रहा था वो साइड हटता है और वांगजी को अपने सामने लाता है। वो वांगजी के दोनों शोल्डर को टाइटली पीछे से होल्ड करता है और वांगजी की तरफ देखते हुए स्ट्रांगली कहता है, डरो मत और स्ट्रांगली बोलो। वांगजी एक डीप ब्रेथ लेता है और फेंगमियान की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, अगर उस दिन के आपके बिहेव की वजह से मेरी लाइफ में कोई इफ़ेक्ट हुआ होता तो शायद मैं सच में आपको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता। बट आई एम ग्लैड, इनफैक्ट आई एम सो लकी कि मेरी लाइफ में एक ऐसा अल्फा है जिसने हर वक्त मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है। माना आपने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत था पर आपकी वजह से मेरे अल्फा का ट्रू सेल्फ मेरे सामने आया। मैं अपने अल्फा का प्यार समझ पाया और अब मैं भी उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगा हूँ। आपने मुझे अपनी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन दिया है। आपने मुझे अपने अल्फा के और भी ज़्यादा करीब किया है। मेरी लाइफ फ़िलहाल बिल्कुल नॉर्मल है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जैसा मैं चाहता था बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी मैसी नहीं है। इसीलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। जियांग फेंगमियान ये जब सुनते हैं वो एक सुकून की सांस लेते हैं। उसके बाद वो चैंग की तरफ देखते हैं और ब्लीडिंगली बोलते हैं, नफ़रत करते हो ना अपने बाप से? बहुत गलत किया है मैंने। ना सिर्फ अपनी वाइफ को धोखा दिया है बल्कि तुम्हारे साथ भी मैंने गलत किया।
मुझे माफ कर दो बेटा, सच में तुम्हारे जैसा बेटा मिलना बहुत लक की बात है, बट मैं वो शायद डिजर्व नहीं करता। मैं खुद की नज़रों में उसी दिन गिर चुका था जिस दिन तुमने मुझसे ये कहा कि अगर मैं ये वांगजी के साथ कर सकता हूँ तो तुम्हारे ओमेगा के साथ भी कर सकता हूँ। उस दिन सही मायने में मैंने अपनी गलती को रियलाइज किया है। डरो मत, अब तुम्हारे ओमेगा पर मेरा साया भी नहीं गिरेगा। हो सके तो अपने फादर को माफ कर देना। जियांग चैंग फेंग मियान की तरफ एक नज़र देखता है बट ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और तुरंत अपने फेस को टर्न करके वहाँ से सीधा निकल जाता है। वही फेंग मियान जब जियांग चैंग को कुछ भी रिस्पॉन्ड देता नहीं देखते तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके थे, पर वो क्या ही कर सकते थे क्योंकि गलती उन्हीं की थी। इस बार वो विंग की तरफ देखते हैं और अपने टीयरी आइज के साथ कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, और सच में तुमने जैसा कहा था मुझे फिलहाल उन सारे ओमेगास के दर्द का अंदाज़ा है जिनके साथ मैंने गलत किया। मुझे माफ़ कर दो। बस जियांग चैंग को एक बात बोलना, अगर मैं मर जाऊं तो एटलीस्ट मेरा लास्ट रिचुअल तो भी उसके हाथ से करना। वो मेरा बेटा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। विंग बस नोट कर देता है और वो भी वांगजी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। चैंग जो बाहर खड़ा था और उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे, विंग वांगजी को छोड़ता है और चैंग के पास जाता है। वो चैंग को टाइटली हग करता है और उसे सॉफ्ट वॉइस में कहता है, वो ऑलरेडी अपनी गलतियों की सज़ा भुगत चुके हैं, तो क्या तुम चाहते हो एक बार लास्ट बार उनसे ठीक से मिल लो, बात कर लो। चैंग तुरंत रिप्लाई करते हुए कहता है, नो नीड, मेरे साथ उन्होंने क्या किया ये छोड़ो, पर मेरी मॉम के साथ उन्होंने बहुत गलत किया। मेरी मॉम उनसे कितना प्यार करती थी और उन्होंने उसे धोखा दिया, और मैं इतने धोखेबाज इंसान से नहीं मिलना चाहता। आई डोंट केयर कि वो जिए या मरे, वो मेरे लिए उसी दिन मर चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ भी मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर आया हूँ, वरना मैं यहाँ आता भी नहीं। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वो चैंग को फिर से हक करता है। उसके बाद चैंग नहीं चाहता था तो विंग भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करता और वो तीनों भी मेंशन वापस लौट आते हैं। उसके बाद दूसरे ही दिन उन तीनों को पता चलता है कि जियांग फेंगमियान की डेथ हो चुकी है। विंग के कहने पर जियांग फेंगमियान के लास्ट रिचुअल्स जियांग चैंग करता है और फाइनली एक नॉर्मल फ्यूनरल अरेंज करके उन्हें लास्ट गुड बाय कहने के बाद अब उन तीनों की ही लाइफ से जियांग फेंगमियान हमेशा के लिए डिसअपियर हो चुके थे। इसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, पिंग और वांगजी का रिश्ता भी नॉर्मल चलने लगा था। फिर से वो अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुके थे। उनका लवी डवी टाइम भी बहुत खूबसूरती से बीत रहा था। वही सिर्फ वांगशियान कपल ही नहीं बल्कि जियांग चैंग और हुसैन भी अपनी लाइफ में बहुत आगे तक बढ़ चुके थे। मीटिंग के बाद एक और मीटिंग, एक और मीटिंग, एक और मीटिंग, ऐसे करते करते फाइनली ये मीटिंग अट्रैक्शन में अट्रैक्शन, सीक्रेट लव में, और उसके ही बाद दुनिया के सामने भी वो अपना रिश्ता अनाउंस कर चुके थे। उन दोनों को रिश्तों और उनके रिश्ते को सबके एक्सेप्टेंस भी मिल चुकी थी। नी मिंजू और मेंग्याओ भी इस रिश्ते के लिए मान चुके थे। वही विंग और वांगजी तो रेडी ही थे। वैसे भी वांगजी ही तो इसमें मैच मेकर बना था, तो हाँ, वो भी अब अपनी लाइफ में सेट हो चुका था, पर उनकी शादी अभी भी बाकी थी। आज करीबन 6 मंथ्स बाद चैंग और हुसैन की शादी हो रही थी। वही ये शादी वे मैंशन में हो रही थी और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। अब फाइनली वांगजी का क्राइम पार्टनर भी वे मैंशन में ही रहने वाला था, तो वांगजी इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश भी था और एक्साइटेड भी। शादी के बाद विंग चैंग और हुसैन को एक हनीमून पैकेज गिफ्ट करता है और चैंग वांगजी को ये बताता है कि ये विंग का फर्स्ट हॉलीडे है उसके लिए, वरना इससे पहले विंग छुट्टी मनाता था और चैंग काम करता था। बट अब चैंग भी विंग की बात नहीं मानेगा। ऑब्वियसली ये सुनकर सब हंस रहे थे और फाइनली चैंग और हुसैन अपने हनीमून को एंजॉय करने जा चुके थे। 1 मंथ नहीं बल्कि पूरे 2 मंथ्स बाद चैंग और हुसैन वापस आते हैं। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, बहुत सारा घूमा था और अपनी एक्टिविटी तो कंटिन्यू थी। वही वांगजी ने भी अब तक अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था और जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो वांगजी हमेशा की तरह टॉप
रैंक हासिल कर चुका था। विंग इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश था और अब वांग जी स्टडीज के साथ साथ साइड वर्क भी करना चाहता था। हुसैन एक डिजाइनर था और वांग जी को भी डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, तो हुसैन और वांग जी मिलकर एक छोटी सी शॉप ओपन करते हैं। अपने दोनों ओमेगाज ये सब कुछ अपने आल्फाज के हेल्प से न्यू स्टार्टअप करते हैं, जिनमें उन दोनों के आल्फाज ने उनकी हेल्प की थी। विंग ने वांग जी को फाइनेंस किया था, वही हुसैन को चैंग ने, और वो चारों भी उस छोटे से बिजनेस के 25-25% पार्टनर्स थे। बट ऑब्वियसली दोनों ने अपनी काबिलियत से उस शॉप को करीबन 2 साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर दिया था। वांग जी ने अपनी फर्दर स्टडीज को कंप्लीट कर दिया था, वही हुसैन भी अब अपने वर्क पर ध्यान दे रहा था। फाइनली वो चारों भी अपनी लाइफ में खुश थे। चारों वे मेंशन में रहते थे और चारों भी एक दूसरे के साथ हैप्पीली लाइफ स्पेंड करते थे। वांग जी को चैंग के अंदर अपने सिचैन गगे मिल चुके थे, वही हुसैन विंग और नी मिंजू को सरीका देखता था, क्योंकि दोनों भी उसके गगे ही थे। मेंग्याओ और नी मिंजू भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विंग और चैंग दोनों भी हमेशा परेशान भी रहते थे, पर उतना ही इंजॉय भी करते थे अपने ओमेगास की हरकतों को। विंग और चैंग दोनों भी कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, क्योंकि हुसैन और वांग जी सच में उन दोनों की बैंड बजा के रखते थे। आए दिन उनके साथ नया प्रैंक करना, उनको तंग करना, दिन भर कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें करते रहना। पहले जो वे मेंशन बिल्कुल शांत रहा करता था और एक कोल्ड और रूथलेस बिजनेसमैन का मेंशन था, जिसमें सर्वेंट को भी आवाज करने की इजाजत नहीं थी, अब तो उस मेंशन में अक्सर बस धमाके ही सुनाई देते थे। इन दोनों ओमेगास की हरकतों को तो गार्ड्स, मेड्स, सर्वेंट्स हर कोई परेशान हो चुका था, क्योंकि ये दोनों ओमेगास हद से ज्यादा नॉटी थे। अगर विंग और चैंग घर पे नहीं रहे तो ये गार्ड्स और मेड्स की भी अच्छी खासी बैंड बजा के रखते थे। बट फिर भी सब हैप्पी था। भले ही दिन में ये ओमेगास कितने भी नॉटी हो जाए, रात में इनके आल्फाज का ही रूल चलता था, तब उन पर कोई मर्जी नहीं होती थी। ऐसे ही विंग और वांग जी के शादी को करीबन 5 साल कंप्लीट हो चुके थे और फिलहाल वांग जी 22 इयर्स ओल्ड था। तब जाकर उन दोनों ने एक बेबी प्लान करने का डिसाइड किया, क्योंकि ऑब्वियसली अब तक वांग जी की स्टडीज चल रही थी, वो अपना बिजनेस देख रहा था, तो विंग उसे किसी भी तरह से पीछे नहीं रखना चाहता था। बट अब जब वो दोनों भी सेटल्ड है, सब कुछ ठीक है, वांग जी भी वक्त दे सकता है, साथ ही विंग भी वक्त दे सकता है, तो वो दोनों बेबीज प्लान करते हैं। और फाइनली हमारे अल्फा ने इस सोच को 1 मंथ में ही कंप्लीट कर दिया था। और रात भर के कड़े स्ट्रगल्स के बाद जब वो दोनों बहुत सारी रातें जागकर बिताते हैं, तब फाइनली उन्हें उस कड़ी मेहनत का फल भी मिल ही जाता है। बहुत जल्दी ये पता चलता है कि वांग जी प्रेग्नेंट है और विंग ये जानकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। विंग तो वांग जी को अपने कदम जमीन पर भी नहीं रखने देता था, वही नी हुसैन और चैंग भी वांग जी की इक्वली केयर करते थे। उसके बाद विंग, चैंग और हुसैन ऑब्वियसली अभी भी छोटे ही थे, उन्हें इतनी ज़्यादा आइडियाज़ नहीं थी, बट फिर भी वांग जी की केयर वो अपने हिसाब से कर रहे थे। पर विंग थोड़ा डरा हुआ था, इसलिए वो मेंग्याओ और नी मिंजू को भी इंसिस्ट करता है कि जब वो ऑफिस में रहते हैं या बाहर रहते हैं, तब एटलीस्ट मेंग्याओ ठीक से वांग जी की केयर कर पाए। इसीलिए मेंग्याओ और नी मिंजू को विंग के साथ वहां आकर रहना चाहिए। वैसे भी विंग का भी कोई नहीं है, चैंग का भी कोई नहीं है, और सिर्फ अब रह देकर नी फैमिली ही बची है, तो क्यों ना वो सब साथ में रहे। नी मिंजू पहले तो नहीं मानते, बट वांग जी की हेल्थ को देखकर वो भी मान जाते हैं। और फाइनली मेंग्याओ, हुसैन मिलकर वांग जी की केयर कर रहे थे, साथ ही नी मिंजू, चैंग और विंग भी वांग जी की हद से ज़्यादा केयर करते थे। खासकर विंग, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुका था इन दिनों में। और वांग जी, वो तो अपने अल्फा की ना सिर्फ पैम्परिंग को एंजॉय करता था, बल्कि अपने अल्फा की अच्छी खासी बैंड बजा के रखता था। मूड स्विंग्स की वजह से विंग न जाने वांग जी से कितनी बार पिट चुका था, बल्कि
धक्के मारकर वांगजी ने उसे रूम के बाहर फेंक भी दिया था। इनफैक्ट अगर वांगजी को गुस्सा आए तो वो विंग को किक करके पैर से भी नीचे थ्रो कर देता था, और अगर विंग उसकी एक भी बात को ना माने तब तो पूरा वे मेंशन वांगजी के सर पर होता था और सब वांगजी के आगे पीछे घूमते थे। इन दिनों में वांगजी का गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका था, इसलिए हर कोई वांगजी के गुस्से से बचने की ही कोशिश करता था। और ये गुस्सा सिर्फ विंग पर नहीं उतरता था, अगर विंग वहां अवेलेबल नहीं रहा तो चैंग और नी मिंजू को भी इक्वली हैंडल करना पड़ता था। मेंग्याओ और हुसैन को वांगजी इतना तंग नहीं करता था, पर सारे अल्फाज का वांगजी अच्छा खासा बैंड बजा के रखता था, क्योंकि दो उसके भाई थे, एक उसका हस्बैंड था और तीनों उससे इक्वली प्यार करते थे। तो अच्छा खासा वांगजी उनकी बैंड बजाता था। उसके टैंट्रम्स, उसके मूड स्विंग्स, उसका गुस्सा, उसका सब कुछ विंग के साथ साथ नीमिंजू और चैंग भी फुलफिल करते थे। इनफैक्ट अब सिचुएशन ये हो चुकी थी कि वांगजी की वजह से चैंग भी विंग को डांट दिया करता था। इनफैक्ट कभी कभी चैंग ही विंग को मारने के लिए भागता था। अगर वांगजी खुश है तो चैंग विंग को मारेगा भी। वैसे भी चैंग की भी थोड़ी पर्सनल दुश्मनी ही थी ना विंग से, क्योंकि विंग की वजह से चैंग अपने ओमेगा को ठीक से कई बार टाइम नहीं दे पाता था वर्क के चलते। तो उसके ओमेगा का गुस्सा चैंग फेस करेगा, तो जब भी उसे टाइम मिलता था या वांगजी का ऑर्डर होता था, विंग अच्छा खासा चैंग के हाथों भी पिट ही जाता था। बट ये सब कुछ होते हुए भी सब कुछ फिलहाल ठीक था। उनकी खट्टी मीठी नोक-झोंक और एक हैप्पी फैमिली टाइम। फाइनली 9 मंथ्स बाद वांगजी एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ देता है, जिसका नाम वो वे वांगशियान रखते हैं। वांगशियान 6 मंथ का हो ही चुका था तब सबको ये पता चलता है कि हुसैन भी प्रेग्नेंट है, और अब वांगजी की जगह हुसैन ने ले ली थी। हुसैन, वांगजी और वांगशियान मिलकर सबको बहुत ज्यादा परेशान करते थे, और सेम हुसैन का भी था, वो भी तीनों अल्फाज को परेशान करता था। इनफैक्ट तीनों ओमेगास प्लान करके अल्फाज की बैंड बजाते थे, जिसमें वांगशियान भी ऐड हो चुका था। भले ही वो 6 मंथ का था, बट अपने अल्फा फादर को वो भी अच्छा खासा तंग करता था। फाइनली 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद हुसैन एक क्यूट सी बेबी गर्ल को बर्थ देता है, बट वो भी एक अल्फा थी, जिसका नाम जियांग यानली रखा जाता है, और वो भी बहुत ज्यादा क्यूट थी। वक्त बीतने के साथ वांगशियान और यानली बड़े हो रहे थे, और वांगशियान अपनी लिटिल सिस्टर के लिए थोड़ा ज्यादा ही प्रोटेक्टिव था। भले ही वो अल्फा थी, बट वांगशियान अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने से नहीं पीछे हटता था। उन दोनों की क्यूट सी नोक-झोंक और एक हैप्पी फैमिली के साथ ये टाइम बहुत खूबसूरती से स्पेंड हो रहा था। उन दोनों की शादी की स्टार्टिंग के ही डेज में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हुई, बट एक दूसरे पर ट्रस्ट होने की वजह से, एक दूसरे का साथ होने की वजह से फाइनली उनकी लाइफ आज पीसफुल थी। अगर उस वक्त वांगजी ने विंग को ट्रस्ट करके वो सब कुछ बता दिया होता तो शायद ये सब कुछ मिट सकता था, अवॉइड किया जा सकता था। बट फिर भी ठीक है, जो बेवकूफ़ी वांगजी ने की वो विंग ने नहीं की। विंग ने अपने ओमेगा पर ट्रस्ट किया, उसका ख्याल रखा और उसकी हर बात को सच माना। इनफैक्ट वांगजी को एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना ट्रस्ट विंग ने वांगजी पर किया। सच में ट्रस्ट इज रियल लव। प्यार की डेफिनेशन ही ट्रस्ट इस वर्ड से स्टार्ट होती है। सच्चा प्यार नहीं, सच्चा यकीन भी रिश्ते को जिता देता है, और यही रिश्तों की जीत और जिंदगी की सच्चाई है। अपने अपनों पर ट्रस्ट करो, पर हाँ, इससे पहले ये भी जरूर परख लेना कि सामने वाला ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं। कभी कभी जियांग फैंगमियान जैसे लोग भी हमारी लाइफ में होते हैं, जो हमारे ट्रस्ट का गलत फायदा उठाते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। पर वांगजी जैसे ऑनेस्ट लोग भी होते हैं जो एक ही के लिए लॉयल भी रहते हैं। वही विंग जैसे भी होते हैं जो ना सिर्फ सच्चे इंसान को ढूंढते हैं बल्कि उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आजकल दुनिया को ज़रूरत है जियांग चैंग जैसे इंसान की, जो अपनों की गलती
छुपाता नहीं बल्कि उसे बताता है, उसे एक्सेप्ट करता है और उसके लिए उस पनिशमेंट को भी एक्सेप्ट करता है। ये फैसला एक बेटे के लिए हार्ड था, बट एज अ ह्यूमन जियांग चैंग इस स्टोरी में तो जीत चुका है। सो प्लीज माय शियांग वांग फैमिली, जरूर बताना कि आपको इस स्टोरी की एंडिंग और ये पूरी फैन फिक्शन कैसे लगी, और अपने थॉट्स कमेंट में प्लीज 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 शेयर कर देना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस स्टोरी का एक हॉट पार्ट बाकी है। अगर आप लोग सच में चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, मतलब मैं वो अपलोड कर दूंगी, वरना उसे रहने देते हैं। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं उस हॉट पार्ट को टेलीग्राम पर अपलोड करूंगी, वरना स्टे ट्यून। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।